अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करने लगे हैं पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 1 की फ़िज़िक्स की बायोलॉजी की कीज़ ऑलरेडी शेयर कर दी गई हैं और ये जो पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टाइम इन एफपीएस यूनिट्स इज़। एफपीएस हमारे पास होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग हमारा एफपीएस का यूनिट था टाइम का, हमारे पास होता है सेकेंड। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इसका ठीक होगा। An eagle of mass 4 kg is locked inside a cage of 2 mass 2 kg. If the eagle starts flying, what will be the mass of the bird and cage assembly? उन्होंने सिंपली यहाँ पे हमारे पास मैस का पूछा है। जाहिर सी बात है 2 kg का हमारे पास केज था, 4 kg का ईगल था। जो फ्लाई करेंगे तो टोटल मैस हमारे पास क्या होगा? केज का मैस प्लस ईगल का मैस, 4 + 2 = 6। तो हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक होगा। 71 फोर्स इज अ वेक्टर स्केलर टेंसर बेस्ड क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी हमारे पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी हो। इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक था। स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है। टेंसर क्वांटिटीज भी नहीं होगी। बेस क्वांटिटी वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेस क्वांटिटी हमारे पास सिंपल 7-8 क्वांटिटीज थी। टाइम हो गया, उसके अलावा कुछ और क्वांटिटीज थी। टाइम हो गया, हमारे पास मीटर हो गया। इस तरीके से हमारे पास वो बेस क्वांटिटीज है। फोर्स हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका ठीक होगा। If the mass of a force 20 Newton acts at an angle 60 degree along horizontal, then its vertical and horizontal components are। सिंपली अब आपने क्या करना है कि आपने हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसके लिए आपने लगा देना है एफ कॉस थीटा। जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसके लिए आपने लगा देना है एफ साइन थीटा। जब आप लगाएंगे एफ कॉस थीटा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एफ 20 है, कॉस थीटा आपने लगाना है कॉस 60 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? सबसे पहले का 17.32 न्यूटन। जो हमारे पास आप लगाएंगे एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 10 न्यूटन। तो हमारे पास इसका चार्ली ऑप्शन ठीक होगा। A gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets are fired per second at the most? मैंने पूछा है कितनी बुलेट्स फायर्ड हो सकती हैं। तो आपने इसमें मोमेंटम को लेके आना है, क्योंकि आपको वेलोसिटी बताएगी, आपको मैथ बताया गया, तो आपने मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके ऑप्शन है 1 2 3 4। ये जो फार्मूला है आपके पास F = N mv/t। आपने मैस और वॉल्यूम को उधर लेके चला जाना है। N/T हमारे पास बुलेट्स पर सेकंड होंगी। तो हमारे पास इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास चार्ली आएगा 3। 74 अ मैन ऑफ मैस 50 kg एट द टॉप फ्लोर ऑफ अ स्काईस्क्रैपर स्टेप्स इनटू एन एलिवेटर। वो कहते हैं एक 50 kg का पर्सन है, वो एलिवेटर में चला गया है। जो पर्सन का वेट है ना वो फाइंड करना है आपने। जब जो आपके पास एलिवेटर है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो इसका आपने फार्मूले पढ़े होंगे एलिवेटर के डिफरेंट केसेस के। एक जो हमारे पास मेजर फार्मूला था वो क्या था कि जो हमारे पास वेट होता है इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन। जब हमारे पास वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही, तो जब आप ग्रेविटी 10 लगाएंगे, उसकी एक्सेलरेशन उन्होंने 1.5 बताई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास चार्ली 425 न्यूटन। 74 इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स देन मोमेंटम विल इंक्रीज। अब हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी = P²/2m। जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो मोमेंटम = 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। अब अंडर रूट में जब 4 आएगा और डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स। तो हमारे पास इसका 75 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा। 76 मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू। आगे हम आ जाते हैं 77 पे। 2 स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट इन रेशो। कहते हैं 2 स्प्रिंग्स हैं, उनके फोर्स कांस्टेंट की रेशो है 3:4। अब वो कहते हैं बहुत स्ट्रिंग्स को इक्वल फोर्स स्ट्रेच कर रही है। मेन पॉइंट इस पर याद रखने वाला क्या है? इक्वल फोर्स। कहते हैं अगर एलोंगेशन अलोंग फर्स्ट स्प्रिंग इज एक्स, अगर पहले के दौरान एक्स हो रही है एलोंगेशन, तो कहते हैं वो सेकंड के अंदर फाइंड करो। तो आपने इसके अंदर वही फार्मूला लगा लेना है। जब आपके पास हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट K = F/x होता है, तो आपके पास फोर्स कांस्टेंट है, तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। मतलब K1/K2 = x2/x1। x1 गिवन है। जब आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास 77 का चार्ली ऑप्शन आएगा 3x/4।
78. A body is undergoing non-uniform circular motion. Work done by the radial force on the body. जब आप ये बात कहीं पे लिख लें, दिमाग में कहीं भी छुपा लें, जब भी हमारे पास सर्कुलर मोशन का आएगा तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा। चाहे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, चाहे उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उसका जो वर्क हमारे पास आएगा सर्कुलर मोशन के केस में वो हमेशा ज़ीरो आएगा। सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डैश इन अ फ्रिक्शनल रोड अराउंड अ सर्कुलर पाथ। कहते हैं सर्कुलर पाथ में सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। ये आपकी डायग्राम भी वहाँ पे बनी हुई है। रेडियन कैन बी यूज टू मेजर। कहते हैं जो हमारे पास रेडियन है, हम इसको किसको मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे थे? हम आर्क लेंथ को मेजर करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लाइन, डायमीटर ऑफ सर्कल, साइड ऑफ ट्रायंगल को हम इतने अच्छे से मेजर नहीं कर सकते। द क्वांटिटी यूज्ड इन एंगुलर मेजरमेंट इज़। हमें आपको पता है कि हम सरकमफ्रेंस को मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, एंगुलर मेजरमेंट की यूज़ करें तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। अर्थ कवर्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इन। हमें पता है कि जो अर्थ होती है ना, उसकी सन के इर्द गिर्द अगर हम एक रेवोल्यूशन देखें तो हमारे पास 1 ईयर में कंप्लीट हो रही होती है। पहला ऑप्शन क्या है? 24 आवर्स तो नहीं, 7 डेज तो नहीं, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा। 60 मिनट्स तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, 83 पे आ जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्रिंजेस विल इंक्रीज इफ़ वी यूज़। अब यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट लाइट्स आपको दी गई हैं और आपने फ्रिंज स्पेसिंग बतानी है किस में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। मतलब डेल वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी हमारे पास उतना ही उसकी वो फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज़ करेगी। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है। ब्लू की जो हमारे पास वो कम होती है, लोवेस्ट ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर को बात नहीं की। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास रेड आएगा, क्योंकि रेड की इन सब में से वेवलेंथ ज़्यादा होती है। The velocity of a sound in vacuum at 0 degree centigrade is 332 मीटर पर सेकेंड, 344, 330 या 0। आपने एक बात याद रखनी कि हमारे पास जो साउंड होता है ना, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अब वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो साउंड उसमें ट्रैवल ही नहीं कर सकता। तो साउंड की वेलोसिटी हमारे पास वैक्यूम के अंदर ज़ीरो आती है। डेल्टा ऑप्शन राइट होगा। 332 अगर आपसे पूछें कि एयर के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर आप 332 बताएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा है इस एमसीक्यू का जो यहाँ पे दिया हुआ है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। ये आप सिंपल है। पहला एम्पेयर आपको पता है, करंट का होता है, रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडल वेव, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल। तो हमारे पास दोनों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल दोनों हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी टाइप्स हैं। तो इसका हमारे पास चार्ली ऑप्शन सही होगा 86 का। 87 माइक्रोवेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टैंडिंग वेव। तो ये माइक्रोवेव हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक एग्जांपल है। 88 पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, टिम्बर, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास जो पिच होती है ना, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है। 89 और इसके अलावा लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो 88 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अल्फा था। द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिकल साउंड विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन ग्रेव एंड शिल साउंड इज। बेसिकली जो एक ग्रेव और शिल साउंड के दरमियान डिफरेंस कर रही है तो हमारे पास क्वालिटी उसकी कर रही होती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो हमारे पास 89 का करेक्ट ऑप्शन अपने पास क्या होगा? वो अपने पास डेल्टा होगा। 90 यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जाउल पर केजी, जाउल केजी पर मोल, जाउल केजी पर केजी जाउल। तो हमारे पास इसका अल्फा ऑप्शन जाउल पर केल्विन जो है हमारे पास हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है। आप उसके फार्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। 90 का अल्फा ऑप्शन ठीक होगा। 91 मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ डैश सब्सटेंस। तो हमें पता है कि अगर 1 मोल की बात की जाए ना तो फिर मोलर हीट कैपेसिटी आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपने पास डेल्टा होगा। लेकिन अगर हमारे पास वो सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात करते फिर अपने पास 1 kg आना था, लेकिन इसमें मोलर हीट कैपेसिटी की बात की गई है तो अपने पास डेल्टा ऑप्शन इसका ठीक होगा। 91 का डेल्टा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 92 की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट, जीरो, नेगेटिव, रिमेन्स कांस्टेंट।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होता है। जब आप इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जब हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो आ रहा है, तो आप जब 1/0 करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस के हमारे पास इनफाइनाइट आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे वो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते फिर हमारे पास ज़ीरो आना था। इस क्वेश्चन का हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन राइट है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ वो एडियाबैटिक का भी पूछ सकते हैं, तो उसका आपने ज़ीरो बताना है। तो इसका अपने पास इनफाइनाइट है 92 का अल्फ़ा। इलेक्ट्रिकल प्रोपोर्शनल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। तो ये तो आपके पास सिंपल फार्मूला है के Q1 Q2/R। तो इसका हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन ठीक होगा 93 का। 94 कंसीडर आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोथ प्लेट्स हैव चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि एक दो प्लेट्स हैं, उन पे एक पे चार्ज प्लस क्यू था, एक में माइनस क्यू था। तो उन्होंने उसके अंदर पहले डाइलेक्ट्रिक को रखा, फिर उससे रिमूव कर दिया। तो कहते हैं कि जो एनर्जी है इस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो एनर्जी का अब यहाँ पे दो चीज़ें बेसिकली चेंज होनी है। एक आपके पास चार्ज का डिफरेंस आ सकता था, एक आपके पास उसकी जो हमारे पास कैपेसिटेंस का डिफरेंस आ रहा था। अब उन्होंने एक अंदर बात ये भी कर दी कि आपका चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा। द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर फिर आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास कैपेसिटेंस बचेगा। तो आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला तो पढ़ा होगा कि 1/2 Q²/C। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक उठा दिया तो उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी। कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होने से फिर आपका क्या फैक्टर पड़ेगा कि उसकी जो एनर्जी होगी वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 94 का अपने पास अल्फ़ा आएगा। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जॉल पर कॉलम पर मीटर ये होगा, जॉल पर कॉलम ये नहीं होगा, वोल्ट पर मीटर ये है, न्यूटन्स पर कॉलम। तो बाकी अल्फ़ा बीटा और डेल्टा ये सारे उसके फार्मूला से आप ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास बीटा ऑप्शन है 95 का, ये आपके पास राइट होगा क्योंकि ये उसका यूनिट नहीं है। 96 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है, लेकिन नेगेटिव की केस में ये डिफरेंट होती है। तो 96 का आपके पास अल्फा ऑप्शन आएगा। 97 द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो हमारे पास ये सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास डेफिनेशन दी। तो 97 का आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परमिटिविटी ये नहीं आएगा, ठीक है। 98 पे आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, नेचर ऑफ द चार्ज। तो आप जब ये फार्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 98 का अपने पास चार्ली आएगा। 99 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ स्फीयर विच हैज़ कांस्टेंट चार्ज एंड डिपेंड्स अपॉन। तो कहते हैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस पे किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, या आपका अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड डिपेंड करेगा या अमाउंट ऑफ चार्ज और साइड का। तो इसमें मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था, तो ये आपके पास इसका चार्ली सही होगा या डेल्टा सही होगा। तो इसमें आपने थोड़ा सा खुद से कन्फर्म कर लेना, क्योंकि मैं आपको रॉन्ग की नहीं बता सकता। 100 करंट इज़ अ डैश फिजिकल क्वांटिटी। तो करंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि करंट की भी डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी तो नहीं होगी, वेरिएबल क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएबल इसमें हमारे पास था वेक्टर क्वांटिटी। 101 स्टडी करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर सोर्स टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टडी करंट वही होता है जिसमें टाइम चेंज हो रहा है लेकिन करंट का के अंदर कोई चेंज ना आ रहा। तो 101 का अपने पास चार्ली ठीक होगा। Ohm's law is applicable only when temperature is changing, absolute zero, decreasing या constant। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ की कंडीशन में लिखा हुआ है कि जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा तो तब ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो इसका अपने पास चार्ली ऑप्शन होगा। 103 resistivity of a substance is defined as the resistance of a dash of that substance। तो इसमें उन्होंने पूछा कि रेजिस्टिविटी किसी सब्सटेंस की क्या होती है, अल्फा मीटर, बीटा मीटर स्क्वायर, चार्ली मीटर क्यूब, डेल्टा सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका मीटर क्यूब रेजिस्टिविटी की सिंपली डेफिनेशन दी हुई है। हमारे पास 103 का अपने पास चार्ली आ जाएगा मीटर क्यूब।
104 रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ कलर। तो इसमें सब डिसाइडिंग फैक्टर्स थे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने पास फिर क्या आ रहा होता है, टेम्परेचर आ रहा होता है। ये क्वेश्चन सही नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर इस तरीके से आ जाता तो अगर आपको चूज़ करना पड़े तो फिर आपने टेम्परेचर को चूज़ करना है। 105 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल increases with increasing its internal resistance, decreases with increasing its internal resistance, is independent of its internal resistance, varies exponentially with its resistance। तो हमने टर्मिनल प्रेशर डिफरेंस का अगर आप फार्मूला ड्राइव करें तो टर्मिनल प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो मतलब जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना अपने पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो 105 का अपने पास क्या आएगा, बीटा ऑप्शन आएगा। 106 स्टडी ऑफ मैग्नेटिक्स मैग्नेट्स इज कॉल्ड। तो सिंपली अपने पास मैग्नेटिज्म कहते हैं। यहाँ अपने पास मैग्नेट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो फिर आपने कहना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नेट्स की बात की तो आपने इसका बीटा ऑप्शन बताया है, मैग्नेटिज्म। 107 इफ द करंट इन अ वायर इज डबल देन मैग्नेटिक फील्ड वुड बी हाफ रिमेन सेम ट्रिपल डबल। तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट आई, तो जितना करंट बढ़ेगा उतनी ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी। तो अपने पास 107 का आएगा डेल्टा डबल। 108 द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तुम्हारे पास अल्फा ऑप्शन इसका ठीक है। बाकी अगर आप सारे ऑप्शन देखें तो यूनिट वॉल्यूम आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं आ सकती ना। इसके बाद अपने पास अल्फा ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन ठीक होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो 108 का अपने पास अल्फा ठीक होगा। 109 करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, पोलराइज करंट, नो करंट। तो जाहिर सी बात है जो करंट हम इंड्यूस करा रहे हैं, जाहिर सी बात है कॉइल को मूव करा के, तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट ही होगा। 109 का अपने पास अल्फा आएगा। 110 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल। तो अगर आप इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला टाइप करें तो आप देखेंगे कि अपने पास करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया पे ये डिपेंड कर रहा है। तो 110 का अपने पास बीटा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली आपको कीज़, मतलब मोस्टली नहीं, सारी कीज़ कंफर्म करके बताऊँ, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती तो आप लोगों ने काइंडली वो बता दिया करें मुझे कि मिस्टेक होगी। 110 The magnetic sign in negative sign in lens line indicates that the induced EMF opposes the rate of change of। कह रहे हैं जो लेंस ला के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहे हैं अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस करंट किस चीज़ को अपोज कर रहा है। तो हमारे पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा होता है जो उसको प्रोड्यूस करा रहा होता है। यही तो लेंस ला की डेफिनेशन थी कि जो चीज़ को प्रोड्यूस कराती है वो उसी अपने काज को इनहिबिट कर रहा होता है। 112 मैग्नेटिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट्स इनटू। जब आपने मैग्नेट को आगे पीछे पुश कराना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो जाहिर सी बात उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी ही पैदा होगी। तो 112 का अपने पास चार्ली आएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास नहीं बनता। हम बात करते हैं 113 की। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज डैश देन इन द प्राइमरी कॉइल। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है हमारे पास करंट का। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसका मतलब क्या है कि वो वोल्टेज को कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो करंट को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो स्टेप डाउन में हमारे पास सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज कम होती है, करंट ज़्यादा होती है, लेकिन जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज ज़्यादा होती है, करंट कम होता है। तो हमारे पास 113 का अपने पास क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, चार्ली ऑप्शन। 114 ट्रांजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटो स्विच। तो हम ट्रांजिस्टर्स को स्विच के तौर पे यूज़ कर रहे थे। 114 का अपने पास डेल्टा ठीक होगा। 115 अमंग द फॉलोइंग फोर स्पेक्ट्रल रीजन्स विच फोटोन हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। तो हमारे पास जो फोटोन थे इनकी जो एनर्जी होती है ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अल्ट्रावायलेट की सबसे कम अपने पास वेवलेंथ है तो इसकी एनर्जी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। बाकी सबकी वेवलेंथ इससे कम है तो उनकी एनर्जी भी इससे कम होगी। तो 115 का अपने पास क्या आएगा, डेल्टा आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं 116 की। अ 3 डायमेंशनल इमेज इज अचीव्ड बाय स्कैनिंग द सरफेस विद द फ्यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास आएगा सेम, ये हमारे पास बुक लाइन है। 117 प्लैंक्स कांस्टेंट इज एनालॉगस टू। अब इसमें हम
एक लिहाज से इसको एनालॉगस कह सकते हैं, इसके हम यूनिट्स को कंपेयर करके। तो इनर्शिया का यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल नहीं होता, वेव नेचर कम नहीं होता, लीनियर मोमेंटम कम नहीं होता। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -1, और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी वही होता है। तो हमारे पास इसका चार्ली ऑप्शन ठीक आएगा 117 का। 118 द यूनिट फॉर ऑब्जर्वेशन पावर इज, ऑब्जर्वेशन पावर का कोई यूनिट नहीं होता, 118 का डेल्टा। 119 एक्स रेज आर आल्सो नाउन एज लो एनर्जी इनविजिबल फोटॉन्स, हाई एनर्जी विजिबल फोटॉन्स। लो एनर्जी तो नहीं होते, हाई एनर्जी विजिबल भी नहीं होते, तो हाई एनर्जी इनविजिबल फोटॉन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन 119 का। 120 द एक्स रेज यूज इन मेडिकल फील्ड हैव डैश इंटेंसिटी। तो जाहिर सी बात है हाई इंटेंसिटी तो हम यूज़ नहीं कर सकते, उससे ट्यूमर वगैरह और सेल इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मीडियम भी नहीं करते, वेरी हाई भी नहीं करते, तो बीटा अपने पास ऑप्शन होगा लो, क्योंकि हम लो यूज़ करते हैं ताकि उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी ना हो। 121 द ऑर्डिनरी टीवी स्क्रीन मेड ऑफ कैथोड रेज इमिट। 121 का अपने पास अल्फा आएगा। जाहिर सी बात है कैथोड ट्यूब है तो कैथोड रेज ही इमिट करेगी, एनोड भी नहीं आएगा, गामा भी नहीं आएगा, और इट इमिट्स नो रेडिएशन ये भी नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेज तो उसने इमिट करनी है ना। तो 120 का अपने पास अल्फा है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ रेडियो एटिक आइसोटोप एंड इट्स वेवलेंथ। तो हमारे पास जो हाफ वेव होती है और इसका दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यस। तो हमारे पास 122 का चार्ली ऑप्शन दिया हुआ कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं हाफ लाइफ उसके। बाकी अगर आपको कोई एमसीक्यूज लगा हो कि उसकी की गलत बताइए तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर दें, क्योंकि मिस्टेक्स समटाइम्स हो जाती हैं, और इंशाल्लाह बाकी की जल्द शेयर कर दी जाएंगी। शुक्रिया।